18 जुलाई 2025 इस डेट को बखूबी याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक कंबाइंड स्टडी करके पूरी दुनिया को यह बताया था कि जैसे ही 3i एटलस हमारे स्टार यानी कि सन के सबसे नजदीक पहुंचेगा, हीट की वजह से वो टूटकर बिखर जाएगा। बट द कोर रियलिटी इज दिस कि टूटकर खत्म होना तो भूल ही जाइए, प्रैक्टिकली इस ऑब्जेक्ट ने सन के पास एक ऐसी अजीब सी हरकत को भी किया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी टाइम पीरियड के दौरान साउथ अफ्रीका की मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप एरे ने 3i एटलस से निकले हुए एक ऐसे सिग्नल को भी कैप्चर किया है जिसे जब आगे चलकर डिकोड किया गया तो इसकी एक ऐसी रियलिटी हमारे सामने आई जिसे पूरी दुनिया के सामने खुलकर डिस्कस तक नहीं किया जा रहा। लेकिन इसी के बीच ही एक वैलिड क्वेश्चन भी खड़ा होता है और वो ये है कि एज पर आवर स्पेस एजेंसी अगर ये सिर्फ एक नेचुरल कॉमेट ही है तो फिर आखिर जब ये उन प्लैनेट्स के पास से होकर गुजरता है जहां पर हमारा कोई भी रोवर या फिर मिशन काम कर रहे होते हैं, तो आखिर उन सभी को अपना काम छोड़ाकर सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस क्यों कराया जाता है? क्योंकि अगर ये एक सिंपल सा कॉमेट ही है तो फिर आखिर इसे इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही क्या है? वेल गाइज, आज की ये वीडियो विद प्रूफ इन्हीं चीजों का आंसर देगी। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं एक नई मिस्ट्री को। एक्चुअली गाइज, अगर आप इस चैनल को डीपली फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि आज से कुछ महीने पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस को भी बताया था। एंड इन दी सेकंड वीडियो मैंने ये बात क्लियरली बोली थी कि भाई अब इस टॉपिक को मैं सिर्फ तभी कवर करूंगा जब मेरे पास फ्रेश एविडेंसेस होंगे। सो हियर आर दी एविडेंसेस। जुलाई 2025 जब हमारे प्लेनेट की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर रखे हुए थी तो उन्हें ये ऑब्जेक्ट अपने टेलीस्कोप से रेड कलर का नजर आ रहा था। एंड ऑनेस्टली यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। असल में देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रेवल करता है तो वो टाइम टू टाइम डस्ट और खुद के पार्टिकल्स को रिलीज करता रहता है। अब जब ये काम होता है तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से टेलीस्कोप में वो ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम जुलाई से अर्ली सितंबर में जंप करते हैं हमें कुछ स्ट्रेंज देखने को मिलता है। असल में अर्ली सितंबर में अचानक से ये ऑब्जेक्ट देखते ही देखते अपने कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लेता है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन फिर भी हमारे रिसर्चर्स पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद थी। और उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सन के करीब पहुंच रहा है, इसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन्स टूटकर डाई एटॉमिक कार्बन्स बनने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें ये ब्राइट ग्रीन कलर का चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वीट एंड सिंपल सी ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसे विद रिस्पेक्ट हम सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन असली ट्विस्ट बताऊं, प्रैक्टिकली इस एक्सप्लेनेशन की पोल अक्टूबर में ही खुल गई। असल में देखो, अगर वास्तव में इसका ये ग्रीन कलर किसी आर्टिफिशियल लाइट की बजाय नेचुरल केमिकल रिएक्शन की वजह से था तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सन के और ज्यादा करीब पहुंचेगा या तो ये बहुत बड़े स्केल पर ग्रीन लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर इसके अंदर मौजूद कार्बन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से एक पॉइंट पर जाकर ये किसी भी तरीके की लाइट को इमिट करना ही बंद कर देगा। राइट? बट अफसोस गाइज, ऐसा तो हुआ ही नहीं। असल में 29 अक्टूबर 2025 को 3i एटलस ने अपना सबसे क्रूशियल मोमेंट फेस किया जिसे कहा जाता है पेरीहीलियन। असल में पेरीहीलियन किसी भी कॉमेट या फिर ऑब्जेक्ट के लिए उसके ऑर्बिटल का वो पॉइंट होता है जहां पर वो सन के सबसे नजदीक होता है। अब नॉर्मली जितने भी कॉमेट इस पॉइंट पर पहुंचते हैं या तो वो ब्राइट रेड कलर में चमकना शुरू कर देते हैं या फिर एक्सेस हीट की वजह से वो टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन बात अगर इस 3i एटलस ऑब्जेक्ट की जाए तो भाई तो रेड कलर की बजाय मिस्टीरियस तरीके से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है उसके अकॉर्डिंग तो इसे ब्राइट ग्रीन कलर का होना चाहिए था, पर ये तो हुआ नहीं। और अगर ये ब्लू कलर का हो गया, इट मींस ये चीज उस एक्सप्लेनेशन को पूरे तरीके से एलिमिनेट करती है जिसमें हमें ये बताया गया था कि ये ऑब्जेक्ट ब्राइट ग्रीन कलर का क्यों चमक रहा है। तो अब इस पॉइंट पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर वो जो लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन पूरी दुनिया के सामने रखी गई थी, क्या सिर्फ वो अंदाजे के बेसिस पर ही रखी गई? वेल, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे आपको इस ऑब्जेक्ट की एक ऐसी रियलिटी बतानी है जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते।
29 अक्टूबर 2025 ये वो दिन था जब 3i एटलस हमारे स्टार यानी कि सन से सिर्फ 1.36 EU की दूरी पर मौजूद था। अब इंटरेस्टिंगली बात अगर किसी भी नेचुरल कॉमेट की जाए तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमसे ये बोलती है कि जब भी कोई भी कॉमेट या फिर ऑब्जेक्ट सन के इतना ज्यादा नजदीक होता है तो उसके अंदर मौजूद अलग अलग कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके उस कॉमेट या फिर ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को लगभग 50 से 100 गुना तक बढ़ा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे सन के काफी ज्यादा नजदीक होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का असर भी बहुत बड़े स्केल पर पड़ता है, जिसकी वजह से भले ही वो ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में कितनी भी तेजी के साथ ट्रेवल कर रहा हो लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद 100% उसकी स्पीड स्लो होती ही है। लेकिन बात अगर 3i एटलस की जाए तो गाइस वो तो हमारे इन बेसिक प्रिंसिपल्स तक को भी फॉलो नहीं करता। असल में जैसे ही 3i एटलस सन के सबसे नजदीकी पॉइंट पर पहुंचता है, नंबर 1 वो अपनी ब्राइटनेस को 50 या फिर 100 गुना नहीं बल्कि 400 गुना तक बढ़ा देता है। इवन ये चमक तो इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ टाइम के लिए तो हमारे रिसर्चर्स को ये लगने लगा कि शायद ये हमारे सन के अंदर जाकर ही खत्म हो चुका है। अब देखो नॉर्मली ये चीज हमें सिर्फ तभी होती हुई दिखाई देती है जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कॉमेट इंटेंशनली बहुत बड़े स्केल में सन से ओवरहीट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड की जाए तो सन के नजदीक पहुंचने के बाद इसकी स्पीड स्लो या फिर मेंटेन रहने की बजाय उल्टा 20% तक और ज्यादा तेज हो गई। ये ठीक ऐसा ही है कि मानो इस ऑब्जेक्ट ने इंटेंशनली सन से बहुत बड़े स्केल में हीट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और जैसे ही वो उसे मिल गई वो हाई स्पीड में ट्रेवल करता हुआ सन की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को तोड़कर उसके ऑर्बिट से बाहर निकल गया। अब देखो क्योंकि ये चीज अभी रिसेंटली हुई थी और पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स की निगाहें 3i एटलस के ऊपर लगी हुई थी तो जैसे ही ये चीज हुई इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया, जिसके चलते हुए अभी हाल ही में नासा ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 3i एटलस जैसे ही सन के करीब पहुंचा तब एक्सट्रीम सोलर हीटिंग की वजह से उसके अंदर मौजूद बहुत सी ऐसी गैसेस भी रिलीज होने लगी जो उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, जिसके चलते हुए न सिर्फ इसका कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ बल्कि उन्हीं एक्सिस गैसेस की वजह से इसकी स्पीड भी 20% तक ज्यादा बढ़ गई। बट गाइस इस एक्सप्लेनेशन के साथ दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। असल में देखो ये बात पूरे तरीके से सच है कि नॉर्मली अगर कोई भी कॉमेट सन के नजदीक पहुंचता है तो सब्लिमेशन की वजह से उसके अंदर से अलग अलग गैसेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इन गैसेस के या फिर एलिमेंट्स के रिलीज होने का पैटर्न काफी ज्यादा रैंडम होता है। कहने के लिए ये गैसेस 10 मिनट के बाद, कभी 15 मिनट के बाद, कभी 1 घंटा या फिर कभी 1.5 घंटे के बाद रिलीज होती है डिपेंडिंग ऑन किस कॉमेट के अंदर केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, राइट? लेकिन बात अगर 3i एटलस की जाए तो इस ऑब्जेक्ट से ये गैसेस एग्जैक्टली 16 घंटों के इंटरवल पर निकल रही हैं और जहां तक हमारी सोच समझ जाती है भाई कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट इस तरीके से सटीक पैटर्न में तब तक इन तरीके की गैसेस को नहीं निकाल सकता जब तक उसके अंदर कोई एडवांस टाइम कैलकुलेटिंग डिवाइस को ना लगाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली जब भी कोई भी कॉमेट सन के पास इन तरीके की गैसेस को रिलीज करता है तो क्योंकि उस कॉमेट के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लग रहा होता है तो सन उन सारे ही पार्टिकल या फिर गैसेस को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से नॉर्मली हर एक कॉमेट के पीछे कुछ इस तरीके की टेल बनती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ही कॉमेट के पीछे की तरफ होती है क्योंकि प्रैक्टिकली सन उन सारे ही पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच रहा होता है। बट इंटरेस्टिंगली बात अगर 3i एटलस की इमेजेस की जाए तो उसमें हमें ये टेल पीछे के साथ साथ आगे की तरफ भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये ठीक वही प्रैक्टिस है जो हम भी बड़े बड़े सैटेलाइट्स या फिर मिशन को आउटर स्पेस में सही डायरेक्शन और स्पीड देने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके जनरेट करते हैं। तो क्या इस पॉइंट पर यह माना जा सकता है कि 3i एटलस भी टाइम टू टाइम अपनी डायरेक्शन और स्पीड को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियली थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है? वेल गाइस इसका पॉसिबली आंसर है हाँ। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। नवंबर 2025 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस एस्ट्रोनॉमर एवी लियोप 3i एटलस पर काफी लंबे समय तक स्टडी करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जिसमें उनके अकॉर्डिंग 3i एटलस की ट्रेजेक्टरी स्पेस में हर बार इतनी ज्यादा सटीक होती है कि मानो ये कोई कॉमेट नहीं बल्कि एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो।
एग्जाम्पल के लिए इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने मार्स की ऑर्बिट को 3 अक्टूबर 2025 को सिर्फ 0.194 EU की दूरी से क्रॉस किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब ये ऑब्जेक्ट मार्स की तरफ आगे बढ़ रहा था तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से हमारे रिसर्चर्स को यह लग रहा था कि शायद मार्स अपनी ग्रेविटी में इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेगा, बट सरप्राइजिंगली मार्स के इतनी नजदीकी से गुजरने के बावजूद भी इसकी डायरेक्शन और स्पीड इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि आसानी से मार्स की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को निगलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद 3 नवंबर 2025 को ये ऑब्जेक्ट वीनस को भी क्रॉस कर चुका है। इंटरेस्टिंगली बिटवीन मार्स एंड वीनस इस ऑब्जेक्ट ने इन्हीं तरीके की गैसेस को रिलीज करके ना सिर्फ अपनी डायरेक्शन को मेंटेन किया है बल्कि अपनी स्पीड को भी उस हिसाब से चैनलाइज किया कि आसानी से वीनस को भी क्रॉस कर जाए। और देखो ये चीज हमारे और आपके जैसे साधारण लोगों को ही परेशान नहीं कर रही, बल्कि अगर आप पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी आपको एक ऐसा सेट पैटर्न नजर आएगा जिसे देखने के बाद ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये चीज दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स को भी परेशान कर रही है। कैसे, चलो वो भी बताता हूं। देखो बिल्कुल शुरुआती दौर में हमारी सभी स्पेस एजेंसीज का ये कहना था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक इंटरस्टेलर कॉमेट है जो प्रैक्टिकली स्पेस में कहां से आया है और कहां जा रहा है। अभी हमें इसके बारे में ज्यादा सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है। और देखो ऐसा भी नहीं है कि ये चीज हमारे साथ पहली बार ही हो रही हो, क्योंकि ये बात तो हम सभी को पता है कि इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी कि बोरिसोव और ओumuamua इसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करे थे और बाद में बाहर चले गए थे, राइट? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर ये सिर्फ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही है तो इसकी रिसर्च बाकी के 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की रिसर्च के कंपैरिजन में जमीन आसमान का डिफरेंस जनरेट करती क्यों है? क्योंकि गाइस बात अगर इससे पहले के 2 ऑब्जेक्ट्स की जाए तो जैसे ही वो हमें डिटेक्ट हुए थे हमने कुछ हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप को उनकी स्टडी के ऊपर लगाया था, जिसके बाद वो हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर गए एंड दैट्स इट। वो चैप्टर वहीं पर ही खत्म हो गया। लेकिन बात अगर 3i एटलस की जाए तो ये बात तो आपको भी बखूबी पता होगी कि जब से ये ऑब्जेक्ट हमें डिटेक्ट हुआ है नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज दिन रात ईड़ी चोटी तक का जोर लगाकर लगभग अपने सारे ही मिशंस को सिर्फ इसे ही स्टडी करने के ऊपर फोकस कर चुकी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में चिली ने अपने एटलस टेलीस्कोप को, कैलिफोर्निया ने अपने ज्विस्की ट्रांसिएंट फैसिलिटी को, इसरो ने अपने PRL 1.2M टेलीस्कोप को, चिली ने जेमिनाई साउथ ऑब्जर्वेटरी को और नासा ने अपने हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसके ऊपर लगा रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा मार्स के ऊपर काम करने वाले परसिवरेंस रोवर को, मार्स के ऑर्बिट में मौजूद MRO ऑर्बिटर को, मेवन प्रोजेक्ट को, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर को, मार्स एक्सप्रेस मिशन की टीम को, चाइना ने अपने तियांगवेन 1 ऑर्बिटर को और अलग अलग इंस्टीट्यूट और एजेंसीज के द्वारा ज्यूस और ल्यूसी जैसे इतने बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप को इसके ऊपर लगा रखा है कि आज की डेट में अगर मैं इन सारे ही चीजों के नाम आपके सामने रखना शुरू कर दूं तो शायद ये वीडियो ही 30 मिनट से ऊपर की बैठ जाएगी। तो गाइस अब सीधा सा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक कॉमन सा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो एक टाइम पर सोलर सिस्टम में एंटर करा है और आगे चलकर बाहर निकल जाएगा, तो फिर आखिर इसके ऊपर इतनी रिसोर्स और एनर्जी और टाइम को वेस्ट किया क्यों जा रहा है? क्या सच में इस बार हमारे रिसर्चर्स को ऐसा लग रहा है कि जिसे वो खुद एक कॉमेट समझ रहे हैं वो कॉमेट नहीं बल्कि कुछ और है? वेल गाइस इस मिस्ट्री से काफी हद तक पर्दा उठा सकता है 24 अक्टूबर 2025 को हुआ एक अजीब सा इंसिडेंट। 21 अक्टूबर 2025 ये वो दिन था जब सोलर कंजंक्शन की वजह से 3i एटलस सन की पिछली साइड पर पहुंचा। असल में देखो हमारे सोलर सिस्टम के अलाइनमेंट और हमारी ऑर्बिट की वजह से सन की एक ऐसी साइड भी जनरेट होती है जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ कभी भी फेस नहीं करती। अब क्योंकि ये साइड कभी भी हमें हमारे प्लेनेट से दिखती ही नहीं है तो हम इसे सन की पिछली साइड के नाम से पुकारते हैं। अब इंटरेस्टिंगली 3i एटलस के इस साइड में एंटर होने के 4 दिन के बाद यानी कि 25 अक्टूबर 2025 को साउथ अफ्रीका की मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी एक बेहद ही अजीब सी रेडियो स्पाइक को डिटेक्ट करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सिग्नल 15 मिनट के अंदर ही 4 बार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हमें रिसीव हुआ, जिसकी वजह से क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो तुरंत ही इसके ओरिजिनेट पॉइंट का पता लगाया गया। और गाइज आप ये जानकर हैरान हो जाओगे लेकिन इसका ओरिजिन सन के पीछे की साइड से हुआ था। लेकिन इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सिग्नल सन की बैक साइड से अर्थ की तरफ नहीं बल्कि प्रैक्टिकली कहीं और
भेजा जा रहा था। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर कोई भी रेडियो सिग्नल जो अर्थ की तरफ नहीं भेजा जा रहा, भाई आखिर हमारी एक ऑब्जर्वेटरी उसे कैप्चर कर कैसे सकती है। असल में देखो ये बात पूरे तरीके से सच है कि जैसे ही 3i एटलस सन की बैक साइड में एंटर होता है, भले ही हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप उस समय उसे ना देख पाए, लेकिन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी रेडियो ऑब्जर्वेटरी उसी के ऊपर उस समय भी लॉक थी। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जैसे ही उस डायरेक्शन से रेडियो सिग्नल हमें रिसीव हुए, तुरंत ही हमारी एक ऑब्जर्वेटरी ने उसे डिटेक्ट कर लिया। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर उस सिग्नल में था क्या और पूरी दुनिया के सामने उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअली गाइस, बात अगर उन रेडियो स्पाइक्स की जाए तो उसके अंदर एक बेहद ही अजीब सी आवाज मौजूद थी जिसे समझा पाना या फिर एक्सप्लेन कर पाना किसी के भी बस में नहीं था। लेकिन बात अगर 3i एटलस की हिस्ट्री की जाए तो भाई ये चीज पहली बार नहीं हुई थी। असल में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि कैसे हमारे रिसर्चर्स को 3i एटलस से सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक पावरफुल सिग्नल रिसीव हुआ था, जिसके बाद जब उसे सिमुलेशन में 72 सेकंड तक स्ट्रेच किया गया तब नासा के ही एक इंजीनियर डॉक्टर मार्को मिशेली ने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर साल 1977 में रिसीव हुए वाव सिग्नल से काफी ज्यादा मैच करता था। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम 3i एटलस की ट्रेजेक्टरी को रिवर्स करके देखें तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से आया था। ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से साल 1977 में हमें वाव सिग्नल भी रिसीव हुआ था। इवन आज की डेट में बड़े बड़े रिसर्चर्स भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये भी सच हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी को जो सिग्नल इस बार रिसीव हुआ हो वो मार्को को मिले पिछले सिग्नल से मैच करता हो। वेल गाइज, अब सच क्या है प्रैक्टिकली इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शायद इस बार प्रॉपर तरीके की एक्सप्लेनेशन सामने की साइड से हमें मिल जाए। अब देखो गाइज, ये सिग्नल वाव सिग्नल से मैच करता है या फिर नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, बात अगर इस पूरे फिनोमेना की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की जाए तो ईएसए और नासा का ये कहना है कि ये रेडियो स्पाइक्स कोई सीक्रेट मैसेज नहीं बल्कि एक नेचुरल इंसिडेंट था। देखो, अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्चर्स, जैसे ही 3i एटलस सन के नजदीक पहुंचा तो सनलाइट ने उसके अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को इमिट किया। अब क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी हर एक सेकंड की डिटेल जानने के लिए इसी के ऊपर ही लॉक थी, तो उन्होंने तुरंत ही इसी सिग्नल को पिक किया और बहुत से लोगों में ये रूमर फैल गया कि ये सिग्नल कोई सीक्रेट मैसेज है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखो गाइस, हकीकत में इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या नहीं, प्रैक्टिकली इसका जवाब तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन 19 दिसंबर 2025 ये वो दिन होगा जब ये 3i एटलस अर्थ के सबसे करीब यानी कि 1.8 EU की दूरी से गुजरेगा। बट अफसोस, हमारी ऑर्बिटिंग साइकिल की वजह से प्रैक्टिकली ये सन की उस साइड पर मौजूद होगा जहां पर इसका थोड़ा सा ही पार्ट हमें हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप के थ्रू देखने को मिलेगा। हम डीपली इस कंडीशन में इसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मार्च 16, 2026 को हमारे पास आखिरी वो मौका होगा जब हम इसकी सच्चाई से पर्दा उठा पाएंगे, क्योंकि उस समय ये जुपिटर के पास से गुजरेगा, जिसके कुछ समय के बाद ये परमानेंटली हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा और इसकी कहानी सदियों तक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। वेल गाइज, अब ये सारी ही इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर 3i एटलस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। क्या सच में ये कॉमेट से बढ़कर कुछ ऐसा भी है जिसे हमारी ही स्पेस एजेंसी और लोग समझ नहीं पा रहे? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ऑन डिमांड इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। चैनल बनाए हैं और इन्हीं तरीके की विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।